स्नेह सदन भवन में ये मेरा पहला संबोधन है। आज की अमृतकाल की शुरुआत में ये भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। ऐसी नीतियां जो आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का निर्माण करेगी। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बजट सत्र की शुरुआत के मौके पर लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त पत्र को संबोधित किया। उन्होंने लगभग 74 मिनट के संबोधन में सरकार के विजन और देश में बीते 10 साल की अवधि में हुए कामकाज का विस्तार से जिक्र किया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में अयोध्या के राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र किया। इस पर सदन में मौजूद सदस्यों ने मेज थपथपाकर बयान का स्वागत किया है। इसी के साथ अब इस पर राजनीति भी जमकर शुरू हो गई है। विपक्ष ने इस मौके पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। मोदी सरकार के बजट सत्र में राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण को कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान दिया है। खड़गे ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को प्रधानमंत्री की प्रशंसा करने वाला बताया है। खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण केवल पीएम मोदी और उनकी सरकार की प्रशंसा के लिए था। यह एक प्रोपेगेंडा के सिवाय कुछ भी नहीं। यह पीएम मोदी के लिए एक विज्ञापन है और एक राजनीतिक भाषण। तैयारी करके दिए थे, उन्होंने वही सब अपने शब्दों में और उनके जो भी कार्यक्रम थे वो उन्होंने कहा। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण केवल मोदी जी का गुणगान गाना और अपने सरकार के ओर से बनाए हुए जो दस्तावेज थे उसी की वो तारीफ करना, यही हो सकता है उनको आदेश होगा। तो वही उन्होंने वहां पर अपने 1 घंटा 20 मिनट के भाषण में दिया। वहीं शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका ने तंज करते हुए कहा कि 18 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो देश के साथ वायदे किए थे उसे लेकर राष्ट्रपति ने कोई बात नहीं की है। बेरोजगारी, किसानों और महंगाई को लेकर भी इसमें कोई बात शामिल नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति ने जो बोला है, उन्होंने सरकार की उपलब्धियां बताई हैं, सरकार उनको हाईलाइट करती हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पर आपको याद होगा 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कैंपेन था, उन्होंने वादे किए थे देश की जनता के साथ। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे वो बात की थी। पर अब देख रहे हैं किस तरीके से भ्रष्टाचारी विदेश चले जाते हैं या भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार करते हैं पूंजीपति वो वर्ल्ड के रिचेस्ट बन जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर उन्होंने बात की थी कि किसानों का आमदनी दुगनी होगी, उसके बारे में हमने राष्ट्रपति से नहीं सुना कि क्या किस तरीके से आमदनी दुगनी हुई है। बेरोजगार युवा जो मांग कर रहे हैं कि रोजगार के माध्यम बने, वो आपने खत्म कर दिया है। तो ये सारी चीजें हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल पहले वादा किया था, पर जनता के साथ वादा खिलाफी हुई है। महंगाई की मार जनता पे लगी हुई है, उसका भी कोई समाधान नहीं है। कुछ पूंजीपतियों के लिए काम चल रहा है, जो रिचेस्ट हैं वो और रिच होते जा रहे हैं, जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है। बिहार में दल बदल की राजनीति की आग अभी गर्म है। इस पर बहस और राजनीति भी चरम पर है। ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की जो मुहिम चलाई थी, कई दलों को उन्होंने एक मंच पर लाया, लेकिन अब वह खुद इससे अलग आखिर क्यों हो गए। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने भी बयान दिया है, उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। अपने बयान में अब नीतीश कुमार ने अपने ही बनाए हुए गठबंधन पर सवाल उठा दिए हैं। आपने ही इंडिया अलायंस बनाया था। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा, उनको अब अपना कर दिया था।
हम तो बोल दिए थे कि किताब ठीक नहीं है, तब तक कर दिया तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए, हमको कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन हम इधरे रहेंगे। और हम आप सोच लीजिए, खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहते हैं, लगे रहेंगे सबके हित में, और आप लोगों का भी नमन करते हैं, याद रखें। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि भारत की जो वास्तविक सच्चाई है उसकी झलक हमें राष्ट्रपति के वक्तव्य में नहीं दिखी। जो ऐतिहासिक महंगाई, बेरोजगारी है उसकी झलक भी नहीं दिखी। ऐसा लगता है कि सरकार ने देश की सच्चाई को छुपाने और दबाने की पूरी कोशिश की है। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण था, बहुत सारी उपलब्धियां गिनवाई गई हैं सरकार की तरफ से, क्या कहना है सर? देखिए, भारत की जो वास्तविक सच्चाई थी उसकी झलक आज हमें आदरणीय राष्ट्रपति जी की वक्तव्य में नहीं दिखाई दी। जो ऐतिहासिक महंगाई है, ऐतिहासिक बेरोजगारी है, समाज में विभिन्न जो अशांति का वातावरण, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, मणिपुर में हो, उसकी झलक नहीं दिखी। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि सरकार ने देश की जो सच्चाई है उसको छुपाने के लिए, दबाने के लिए पूरी कोशिश की। और जिस प्रकार से चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में लोकतंत्र को कुचला गया, उसी प्रकार से देश की जो आर्थिक सामाजिक समस्याएं हैं उसको भी दबाने का काम आज हमें इस भाषण में दिखाई दिया। सर, जो अंतरिम बजट वहीं कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने नीतीश के इस बयान का जवाब तंज कसते हुए दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो यू टर्न के उस्ताद हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने दूसरे यू टर्न के उस्तादों को भी पीछे छोड़ दिया है। उनका इशारा पीएम मोदी की तरफ था। कहा है कि चुनावी दौर तो यू टर्न हो जाते हैं। वो तो यू टर्न के उस्ताद है, मैं क्या कहूँ। मैं सोचता था नरेंद्र मोदी जी यू टर्न के उस्ताद हैं। मनरेगा पर उन्होंने यू टर्न लिया, जीएसटी पर उन्होंने यू टर्न लिया, काले कानून, कृषि कानून पर उन्होंने यू टर्न लिया, पर ये तो यू टर्न के उस्ताद को भी पीछे छोड़ दिया है नीतीश कुमार जी ने। सर, आज आप लोग किया। जबकि बिहार कांग्रेस के अंशु अवस्थी ने कहा कि नीतीश कुमार की बातों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जातीय जनगणना करा रही है, दूसरी तरफ नीतीश उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस जनगणना के खिलाफ हैं। देखिए, अब नीतीश कुमार जी तो जब अब चले गए हैं तो उसके बाद जो भी उनकी बातें कही जा रही हैं, जिस तरीके से वो पलटते हैं, अपनी बातें बदलते हैं, तो क्या उनकी बात पर भरोसा किया जा सकता है? ऐसे समय में जब पिछड़े वर्ग को लेकर सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी मुखर है, हम जाति जनगणना करा रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, तो उस भाजपा के साथ वो खड़े हैं जो जाति जनगणना के विरोध में है, तो ऐसे लोगों की बात पर कौन भरोसा करेगा? दूसरी तरफ बिहार में एक दूसरी ही तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। इससे बिहार की राजनीति में भारी उथल पुथल के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंची है। ऐसे में उनकी जनसभा में उमड़ी लाखों की भीड़ ने राजनीति के पंडितों को गठबंधन की दिशा और दशा को तय करने के लिए नए अल्फाजों का सहारा लेना पड़ रहा है। वे कहते हैं कि नीतीश के विश्वासघात करने के बाद जनता का समर्थन कांग्रेस राजद के गठबंधन को मिल रहा है, जो बिहार के भविष्य की तस्वीर बन सकता है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री बंगुभाई पटेल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज मंत्रिमंडल के सदस्यों ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल श्री पटेल ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के राजभवन आगमन पर पहले उनसे परिचय प्राप्त किया और सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल श्री पटेल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का पुष्पगुच्छ और पुस्तक भेंट कर स्वागत किया। पत्रकारों से बात करते हुए श्री यादव ने कहा कि यह केवल शिष्टाचार भेंट थी। ऐसा कोई सामान्य शिष्टाचार में माननीय राज्यपाल जी का बहुत दिनों से आना की इच्छा थी और उसी में हम आए थे और कुछ
कुछ चर्चा जनहित के मुद्दों से लेकर या नहीं ऐसे कटसी में मुलाकात विधानसभा सत्र को लेकर तो है ही ऑलरेडी। सर बजट को लेके कोई नहीं सामान्य सब सर आपके राज्य में सब सामान्य सब सामान्य। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट में आज कई निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने पार्वती काली सिंध परियोजना और प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश में स्टार्टअप शुरू कर रहे युवाओं को और राहत दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विस्तार के लिए 164 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। इससे रीवा क्षेत्र को काफ़ी लाभ मिलेगा। यह रीवा और शहडोल क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना हमारे प्रदेश में चल रही है, जिसमें हमारे प्रदेश के नौजवानों ने स्टार्टअप में देश में एक अच्छा उच्चतम स्थान बनाया है। पर उनकी एक समस्या थी कि जब भी वो अपने प्रेजेंटेशन को लेकर कहीं जाते थे तो अन्य राज्यों में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता था, हमारे यहाँ नहीं मिलता था। तो हमारी आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है स्टार्टअप के जितने भी लोग हैं जो अगर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें अगर राष्ट्रीय स्तर में लेना है तो 50,000 रुपये तक की क्षतिपूर्ति सरकार देगी, और यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी आयोजन में भाग लेना चाहेंगे तो 1.5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति सरकार देगी। यह स्टार्टअप साल में एक वित्तीय वर्ष में एक बार दिया जाएगा, वो पूरे उनके कार्यकाल में 2 बार से अधिक नहीं दिया जाएगा। चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फिलहाल किसी भी तत्काल राहत से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की याचिका पक्ष की तरफ से कहा गया था कि चुनाव में जिस तरह से पीठासीन अधिकारी ने वोटों की गिनती के समय धांधली की उसे पूरे देश ने देखा और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। याची पक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए हाईकोर्ट से दखल देने की अपील की थी, जबकि चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से इस मामले में पक्ष रखते हुए 4 सप्ताह की मोहलत मांगी गई। हाईकोर्ट ने प्रशासन को 3 सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई टाल दी है। देखिए, हमने वो कल जो डेमोक्रेसी को खत्म करने के जो प्रयास किया गया है बीजेपी की तरफ से, उसको हमने चैलेंज किया है यहाँ पे हाई कोर्ट में। सारा इलेक्शन प्रोसेस को हमने यहाँ पे जो पिटीशन फाइल किया इलेक्शन प्रोसेस को सेट असाइड करने के लिए, और आज पिटीशन उसकी लगी हुई है। कल हमने मेंशनिंग की थी, कोर्ट ने आज सुनवाई के लिए अलाउ करी थी मेंशनिंग। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता उमा भारती ने राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखकर भोपाल में आवारा कुत्तों के आतंक पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अपने एक पत्र में भोपाल में पिछले 2 सप्ताह में कुत्ते के काटने से वजह से हुई 2 बच्चों की मौत का मामला उठाया। उमा भारती के पत्र के बाद भोपाल में आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि सरकार को इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के आदिवासियों के साथ डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे आदिवासी परंपरागत धुन पर थिरकते हुए देखे जा रहे हैं। अब इस पर झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया की प्रतिक्रिया आई है। इसमें उन्होंने इसे ढोंग बताया है। उन्होंने इस डांस पर कहा कि आदिवासियों के अधिकार और उन पर अत्याचार न हो, ऐसी व्यवस्था करने पर ही आदिवासी समाज आपके साथ आ सकता है, अन्यथा यह सब ढोंग है। अलीराजपुर में आज भारतीय पत्रकार संघ की जिला इकाई की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन ने आगामी कार्य योजना एवं संगठन स्तर पर विविध आयोजन के उद्देश्य को बताया। लक्ष्मणी जैन तीर्थ स्थल पर आयोजित बैठक में जिले के वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित रहे। आदरणीय साथियों, नमस्कार। मैं राजेंद्र सिंह सूर्यवंशी गहलोत, प्रधान संपादक एवं चेयरमैन राष्ट्रीय इंडियन प्रेस फोरम भोपाल। आदरणीय साथियों, आप सबके सहयोग से हमारी संस्था अपना 25वां वर्ष पूर्ण कर 26वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। यह सब आपके सहयोग से संभव हो पाया है। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी संस्था मासिक राष्ट्रीय, दैनिक राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय इंडियन न्यूज़ चैनल के साथ
प्रदेश में प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका अदा करते आ रही है। नए वर्ष के नई शुरुआत और नई पहल के साथ हम आपको यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि हमारी संस्था अब प्रदेश की प्रत्येक 20 पंचायत क्षेत्रों लेकर एक ग्रामीण पत्रकार की नियुक्ति, पूरे प्रदेश में 1000 पत्रकारों की नियुक्ति, वार्षिक पैकेज 40,000 रुपये पर करने जा रही है। हमारा प्रयास है कि पहले चरण में मध्य प्रदेश, दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, तीसरे चरण में राजस्थान और चौथे चरण में गुजरात राज्य को सम्मिलित कर सभी प्रदेशों में लगभग 1,000 ग्रामीण पत्रकारों की नियुक्ति की दशा में कार्य करते हुए उक्त संस्था को कंपनी का स्वरूप प्रदान करने में हम लोग प्रयासरत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी नौजवान युवक युवतियां पत्रकारिता जगत से जुड़कर कार्य करना चाहते हो तो हमारी संस्था में अपने बायोडाटा एवं आधार कार्ड की एक प्रति के साथ शीघ्र आवेदन प्रस्तुत करें। इच्छुक उम्मीदवार युवक युवतियों को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना एवं कम से कम 8वीं कक्षा पास होना अनिवार्य होगा। जो भी व्यक्ति युवक युवतियां इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं हमारी संस्था को में आवेदन कर हमारे पते पर, हमारे दूरभाष नंबर पर संपर्क करें। हमारा कार्यालय पता है कार्यालय प्रधान संपादक राष्ट्रीय इंडियन प्रेस फोरम 129 वर्धमान ग्रीन सिटी, नरेला बाईपास चौराहा, अयोध्या नगर, भोपाल। इच्छुक व्यक्ति शीघ्र संपर्क करें। पहले आओ पहले पाओ को साथ लिए जाकर पहले आने वाले आवेदन पर प्राथमिकता से विचार कर अवसर प्रदान किया जाएगा। हमारा मोबाइल नंबर इस प्रकार है 9828010002। दूसरा है 9425020001। तीसरा है 9424095355। चौथा है 9755275579।